एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। हवेली के सामने के हिस्से में जलने वाला बल्ब अंधेरा दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हवेली की अकबी समत रोशनी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और ये हिफाजती तदाबीर से नावाकफियत का मुंह बोलता सबूत था। चंद लम्हों बाद ही मैं दाएं कोने में मौजूद उस अकेले कमरे तक पहुंच गया जिसकी छत पर मोर्चा बनाया गया था। कमरे के साथ छत पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी मौजूद नहीं थी। मैंने दरवाजे को धकेला तो उसे बंद पाया। कुंडी को हाथ लगाने से उसकी कुंडी मुझे बाहर से बंद नजर आई। दरवाजा खोलकर मैं मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाल कर रोशन की। कोने में एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर एक मैला सा बिस्तर बिछा हुआ था। दूसरे कोने में लोहे की एक सीढ़ी नस्ब थी जिसके जरिए छत पर मौजूद मोर्चे तक पहुंचा जा सकता था। सीढ़ी के जरिए मैं ऊपर मोर्चे में पहुंचा। कुंडी के बाहर से लगा होने की वजह से मैंने ज्यादा एहतियात से काम लेना मुनासिब न समझा। अंदाजे के मुताबिक मुझे मोर्चा खाली मिला था। मैं सीढ़ी के जरिए नीचे आया और तेज कदमों से अमजद की जानिब चल दिया। मेरे इशारे पर वो भी दीवार से लटक कर पंजों के बल कूदा। उसने पूछा मोर्चे में कोई मौजूद था या? मेरा सर नफी में हिल गया। बोला ठीक है, अब तुम दाएं और मैं बाएं तरफ से चक्कर काट कर गेट की तरफ चलते हैं। खतरे की सूरत में बिल्ली की आवाज निकालना। और मैं अस्बात में सर हिलाते हुए दाएं तरफ चल पड़ा। अंधेरे में तो मैं बेफिक्री से चलता रहा, मगर जैसे ही अंधेरे से निकलकर हवेली के बरामदे में लगे बल्ब की मलगजी रोशनी में पहुंचा, दीवार की जड़ में हो गया और एहतियात से गेट के साथ बनी हुई कोठरी नुमा कमरे की जानिब बढ़ने लगा। अमजद और मैं तकरीबन एक ही टाइम गेट के साथ बने हुए कमरे के करीब पहुंचे। हमने एक दूसरे को हाथ का अंगूठा खड़ा करते हुए ओके का सिग्नल दिया। उसके बाद अमजद मुझे वहीं रुकने का इशारा करके कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के किवाड़ों को आहिस्तगी से धकेलते हुए वो एहतियात से अंदर घुस गया। चंद सेकंड बाद ही मुझे हल्का सा खटका सुनाई दिया और उसके बाद अमजद ने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था जबकि इकलौती चारपाई पर एक शख्स गर्दन तक चादर ओढ़े लेटा हुआ था। अमजद के चेहरे पर नजर आने वाली बेपरवाही इस बात की मुतकाजी थी कि वो उसे बेहोश कर चुका था। उसकी चारपाई के सर की जानिब एक क्लैशनकोफ चारपाई के पाए के साथ खड़ी थी। पिस्तौल जेब में डालकर मैंने वो क्लैशनकोफ उठा ली। उसके बाद कमरे का सरसरी सा जायजा लेकर हम दोनों बाहर आ गए। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाते हुए अमजद बोला, यार चौधरी अकबर को तो अपनी हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है। इसका मतलब है वो तुम्हें किसी खातिर में नहीं लाता। मैंने कहा आज उसकी ये गलत फहमी दूर करने ही आया हूँ। अगर बच गया तो अपने बच्चों को भी मोहतात रहने की नसीहत करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह बचेगा नहीं। उसने भी मेरी तायद की इंशाअल्लाह। और हम मोहतात अंदाज में हवेली के अंदरूनी जानिब बढ़ गए। 2 मंजिला हवेली तारीकी में डूबी हुई नजर आ रही थी। निचली मंजिल के तमाम कमरे हमें बाहर से बंद मिले। दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लटक रहे थे। जैसे ही हम दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों के करीब पहुंचे, मेरे कानों में बातों की आवाज आई। मैंने सवालिया नजरों से अमजद की जानिब देखा और उसने अस्बात में सर हिला दिया। इसका मतलब था कि उसने भी वो आवाजें सुन ली थी। हम दबे कदमों सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे। आवाज सीढ़ियों के साथ मुल्हिका कमरे से आ रही थी और दरवाजे की दर्जों से रोशनी की हल्की सी लकीर भी झलक रही थी। निचली मंजिल से हमें ये रोशनी नजर नहीं आई थी। कमरे के अंदर होने वाली बातों की आवाज अब मुझे वाज़े सुनाई दे रही थी। वो शायद ताश खेल रहे थे क्योंकि उनकी गुफ्तगू उसी से मुताल्लिक थी। वो अपनी गुज़श्ता बाजी पर तबसरा कर रहे थे। अमजद ने कहा, मैं देख कर आता हूँ कोई और भी है ऊपर, और मैंने सर हिलाकर उसे जाने की इजाजत दे दी। वो जल्द ही चक्कर लगाकर लौट आया और आते ही उसने हाथ उठाकर मुझे सब अच्छा की रिपोर्ट दी। इसका मतलब है चौधरी इसी कमरे के अंदर है। मेरे दिमाग में एक सोच उभरी और मेरे अंदर जैसे किसी ने शरारे भर दिए। मूजी दुश्मन को इतना करीब पाकर मेरे तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो गई। मैंने अमजद को हाथ के इशारे से कमरे के दरवाजे से साइड पर होने का इशारा किया। थोड़ी दूर ले जाकर मैं उसे सरगोशी में बोला, माजे चौधरी अकबर को जिंदा पकड़ना है, चाहे उसके लिए कितना रिस्क ही क्यों ना लेना पड़े। अमजद की आवाज
में अजीब तरह का गैज़ो गज़ब भरा हुआ था। बोला, तुम फिक्र मत करो, वो सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी मुजरिम है। हम दोनों दरवाजे के सामने पहुंचे। अंदर दाखिल होने के दो तरीके थे। पहली सूरत में हमें रश करते हुए अंदर घुसना पड़ता और उसका फायदा ये होता कि हम उनके संभलने से पहले उनके सरों पर जा पहुंचते, मगर इसका नुकसान ये था कि दरवाजा अंदर से बंद होने की सूरत में वो संभल जाते और उन पर काबू पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। दूसरी सूरत में हमें दरवाजा खटखटा कर अंदर दाखिल होना पड़ता। इस तरह गो वो तमाम दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो जाते, मगर उन्हें चूंकि हमारी आमद का गुमान नहीं था, इसलिए शायद वो चौकन्ना न होते। इससे पहले कि मैं दोनों तरीकों में से कोई तरीका इस्तेमाल करता, अमजद ने एक तीसरी राह ढूंढी। उसने आहिस्तगी से दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला। दरवाजा बे आवाज खुलने लगा और इससे यही मालूम होता था कि वो काफी बेएहतियात थे और ये बेएहतियाती उन्हें रास आने वाली नहीं थी। अमजद ने आंख से इशारा किया और हम हथियार सौंत कर दरवाजे को अपने कंधे से धकेलते अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही अमजद गुर्राया, खबरदार अगर किसी ने हरकत की। कमरे के अंदर 4 बंदे फर्श पर चटाई बिछाए ताश खेलने में मशगूल थे। हथियार उनके करीब ही दीवार के सहारे खड़े थे, जबकि 5वां बंदा चारपाई पर लेटा पिस्तौल के साथ खेल रहा था। ताश खेलने वाले चारों तो अपनी जगह साकित बैठे रहे, मगर चारपाई पर लेटे हुए शख्स ने बिजली की सी तेजी से पिस्तौल वाला हाथ सीधा करते हुए अमजद की जानिब फायर कर दिया। गोली अमजद के बाजू में लगी। उसका हाथ सीधा होते देखकर मुझे खतरे का एहसास हुआ, इसलिए मैंने भी क्लैशनकोफ का ट्रिगर दबा दिया। मेरी चलाई हुई दोनों गोलियां उसके सर से पार गुजर गई थीं। वो मजीद कोई फायर किए बगैर चारपाई पर तड़प गया। मैंने जल्दी से अपनी गन का रुख जमीन पर बैठे हुए अफराद की जानिब कर दिया, मगर उन्होंने हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। अमजद को मैंने नजरअंदाज करते हुए कहा, तमाम खड़े हो जाओ, क्योंकि उसकी जानिब मुतवज्जे होने की सूरत में वो कोई शरारत कर सकते थे। वो चारों अपने साथी का अंजाम देख चुके थे, इसलिए बगैर चूं चरा के खड़े हो गए। मैंने कहा, हाथ ऊपर उठा लो और दीवार की जानिब घूम जाओ। वो चारों खौफजदा नजरों से मेरी जानिब घूरते हुए घूम गए। इस दौरान अमजद ने मशीन गन जमीन पर रख कर दाएं हाथ से अपना मजरूब बाजू थाम लिया था। गोली लगते वक्त एक सिसकी सी उसके मुंह से निकली थी। उसके बाद मैंने उसके मुंह से कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। ये पिस्तौल लेकर उन्हें कवर करो ताकि तुम्हारे बाजू पर पट्टी बांध दूं। और अमजद ने सर हिलाते हुए पिस्तौल थाम लिया। मैंने चटाई पर पड़ी कपड़े से बनी हुई चादर, जिसे हमारी जबान में धोती कहते हैं, उससे एक लंबी पट्टी फाड़ी और अमजद के बाजू पर लपेट दी और फिर दूसरी पट्टी फाड़ कर गिरह लगाई और उसके सहारे अमजद के मजरूब बाजू को उसके गले में लटका दिया। इस दौरान वो होंठ भींचे उन चारों की जानिब मुतवज्जे रहा। फारिग होते ही मैंने गन संभाल ली और चारों से मुखातिब हुआ, अब सीधे हो जाओ। और चारों सीधे हो गए। उनके हाथ नीचे आते देखकर मैं तेजी से बोला, नहीं, हाथ ऊपर ही रहेंगे। और उन्होंने जल्दी से अपने हाथ बुलंद कर लिए। मैंने पूछा, चौधरी अकबर कहाँ हैं? मगर वो खामोश खड़े खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में मुझे घूरते रहे। मैंने अपने लहजे में नरमी पैदा की, देखो तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा असल मुजरिम चौधरी अकबर है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझे बता दो वो कहाँ है, वरना पूछने के और तरीके भी मुझे आते हैं। उनमें से निस्बतन ज्यादा उम्र का शख्स आहिस्ता से बोला, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गया है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें बताकर नहीं गया? वही शख्स दोबारा बोला, किस लिए बताता, हम तो मीर नियाज खान के मुलाजिम हैं। मेरे लहजे में हैरानी थी, मीर नियाज खान के आदमी, मगर ये हवेली तो चौधरी अकबर की है। वो बोला, है नहीं थी। चौधरी अकबर अपनी तमाम जमीन और जायदाद मीर नियाज खान के हाथ बेचकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। मैंने उससे पूछा कि कहाँ गया है। वो बोला, हम इस बात से लाइल्म हैं, शायद मीर नियाज खान को पता हो। मैंने पूछा, कितने दिन हुए हैं उसे गए हुए? वो बोला, कल रात को निकला है। मैंने अमजद की जानिब देखा। हमारे दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू वो तफसील से सुन चुका था। उसकी सहूलत की खातिर मैंने तमाम बातचीत उर्दू में की थी। उससे पूछा, अब क्या करें? उसने मुंह बनाया, करना क्या है, चलते हैं। इतनी मेहनत के बाद नाकामी उसे हजम नहीं हो रही थी। मैंने उन चारों की तरफ इशारा किया, इनका क्या करें? वो बोला, ये बेगुनाह हैं, इन्हें छोड़ दो। इनका साथी भी अपनी गलती से मारा गया है, वरना हमने उन्हें क्या कहना था। मैंने कहा, अगर ये बात है तो फिर चलो। अमजद ने दीवार के साथ खड़ी गनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके हथियारों को नाकारा कर दो। और मैं सर हिलाते हुए दीवारों के साथ खड़ी गनों की तरफ बढ़ गया। अगर हम वो गने वहां से उठाकर ले जाते तो हमें काफी दिक्कत होती। खामखा इन गन्नों को कौन संभालता फिरता, जबकि हमारे लिए 2 मशीन गन्ने काफी थी। और दुश्मन के लिए हथियार को सही सालिम छोड़ देने में ये कबाहत थी कि उसने बाद में वो असलहा हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करना था। मैंने उन मशीन गन्नों के रिसीवर कवर खोल कर गाइडेड रॉड, स्प्रिंग और बुलेट हेड निकाल कर बाकी गन्ने उधर ही रहने दी। इन पुर्जों में से किसी एक की गैर मौजूदगी में भी गन की हैसियत लकड़ी के डंडे की सी थी। उसके बाद मैंने चारों की सरसरी तलाशी ली। सिर्फ एक के पास चमड़े के कवर में बंद एक
लंबे फल का खंजर निकला जो मैंने जेब में डाल लिया और उनको उसी कमरे में महबूस करके हम वहां से निकल आए। हवेली से बाहर निकलने के लिए मैंने बड़े गेट का इस्तेमाल किया था। बाहर निकलते ही मैंने पूछा, माजे गोली गोश्त फाड़ते हुए निकली थी या अंदर ही है? उस वक्त मुझे चौधरी अकबर के निकल जाने के गम से ज्यादा अमजद की तकलीफ का एहसास था। उसके चेहरे को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो काफी तकलीफ में है। बोला, अंदर ही है। जूं जूं टाइम गुजरता जाता तकलीफ ने बढ़ते जाना था, क्योंकि गोली का जख्म होता ही ऐसा है। गोली लगते वक्त बाज औकात तो इंसान को पता नहीं चलता कि उसे गोली लग चुकी है। शुरू में दर्द बिल्कुल मामूली होता है, मगर बाद में ठंडा होकर जख्म फोड़े की सूरत इख्तियार कर लेता है और वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म खराब होता जाता है और दर्द की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है सुबह का इंतजार करने की बजाय इसी वक्त शहर का रुख किया जाए। वो बोला, यहाँ से पैदल शहर पहुँचना मेरा ख्याल है काफी दिक्कत तलब काम है। मैं तेजी से बोला, पैदल किसने जाना है? वो बोला, उड़ना तो हम दोनों नहीं जानते और जनाब कोई मर्सिडीज भी नहीं रखते जिस पर बैठकर जन से शहर पहुंच जाएं। बसें यूं भी सुबह 7-8 बजे के बाद चलना शुरू होती हैं। चौथा तरीका पैदल चलना ही रह गया है। इस हालत में भी उसकी शोखी बरकरार थी। मैं पहलवान होटल की समत मुड़ गया। यार तुम पहलवान होटल तक तो चलो, अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देगा। खिलाफ आदत उसने बहस नहीं की थी। बोला, अगर तुम्हें ख्वार होने का शौक ही है तो चलो। आध घंटे बाद हम बस अड्डे पर पहुंच गए। तुम यहीं रुको। उसे रोड के किनारे रोककर मैं होटल के अंदरूनी जाने बढ़ गया। होटल सुनसान पड़ा था। होटल की इमारत के अकबी जानिब मालिक का घर था। मेरा इरादा उससे मोटरसाइकिल मांगने का था। वो एक मिलनसार और खुश अखलाक शख्स था। उमूमन मुजरिम और पुलिस से भागे हुए अफराद भी उसके होटल में रात बसर कर लेते थे, लेकिन उसने कभी भी उनका राज फाश नहीं किया था। दूसरी दस्तक के जवाब में ही उसने दरवाजा खोल दिया। जी भाई। रात के इस वक्त भी उसका लहजा खुशगवार था। मेरे पास तमहीद बांधने का टाइम नहीं था। मैंने कहा, मुझे कल शाम तक के लिए मोटरसाइकिल उधार चाहिए। मेरा साथी जख्मी है और उसे शहर तक ले जाना है। देर होने की सूरत में जख्म बिगड़ने का अंदेशा है। उसने पूछा, आपका नाम पता जान सकता हूँ? मैंने कहा, नाम उमर जान और ताल्लुक रहमान खेल से है। उमर जान? मैंने कहा, जी उमर जान वल्द हाशिम जान मरहूम। पिछले दिनों ही मेरे घर को आग लग गई थी जिसमें। उसने कता कलामी की। ओ अच्छा, आप गालिबन फौजी हैं? मैंने कहा, जी। बोला, अच्छा 1 मिनट ठहरो, मैं मोटरसाइकिल ले आता हूँ। ये कहकर वो मुड़ गया और चंद लम्हों बाद वो मोटरसाइकिल के हमरा लौटा। ये लो पुत्र। मैंने अपने कंधे से लटकी हुई दोनों क्लैशनकोफें उसकी समत बढ़ाई। एक और जहमत भी दूंगा, अगर ये भी अपने पास रख लें, मोटरसाइकिल वापस करते वक्त ले लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहकर उसने दोनों गन्ने पकड़ ली। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसे खुदा हाफिज कहते हुए चल पड़ा। अमजद बेचैनी से टहल रहा था। मोटरसाइकिल उसके करीब रोककर मैंने कहा, बैठो। उसने बैठकर पूछा, ये कहाँ से चुरा लाए हो? मैंने कहा, पहलवान चाचा से मांगा है। वो बोला, होटल के मालिक पहलवान की बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, उससे कब से वाकफियत पैदा कर ली? मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई। वाकफियत की बात नहीं है यार, पहलवान है ही बहुत मिलनसार और लोगों के काम आने वाला। वो तो मुझे जानता ही नहीं। मैंने यूं ही एक उम्मीद के तहत उससे दरखास्त की और उसने बगैर हिचकिचाहट के मोटरसाइकिल मेरे हवाले कर दी। अमजद बोला, बड़ी बात है यार, बगैर वाकफियत के इतना ताउन। मैंने कहा, हाँ यार, ऐसे लोगों के दम कदम से तो दुनिया कायम है। जवाबन अमजद खामोश रहा। रास्ते में नहर के पुल पर मोटरसाइकिल रोककर मैंने कहा, मीर न्याज खान के बंदों की क्लैशनकोफों से निकाले हुए पुर्जे नहर में फेंक दे। और अमजद ने अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ शॉपर नहर में उछाल दिया और मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। रास्ते में इक्का दुक्का ट्रकों के अलावा हमें कोई गाड़ी न मिली। गो सर्दियां अपने इख्तिताम पर थीं, लेकिन उस टाइम मोटरसाइकिल पर हमें ठंड महसूस हो रही थी। घंटे भर में हम शहर के मज़ाफात में दाखिल हो गए थे। अमजद बोला, जानू साहब, इस वक्त तो कोई डॉक्टर हमें दस्तयाब नहीं होगा। बिलफर्ज कोई मिल भी गया तब भी उसने बगैर पुलिस की इजाजत के मेरा इलाज नहीं करना। उसके लहजे में तशवीश का अंसर नुमाया था। मैंने कहा, अल्लाह खैर करेगा यार, कोई ना कोई डॉक्टर तेरा इलाज करने के लिए तैयार हो ही जाएगा इंशाअल्लाह, कहकर उसने सर मेरे कंधे पर टिका दिया। मुझे पता था कि जख्मी हालत में मोटरसाइकिल जैसी बेआराम सवारी उसकी तकलीफ बढ़ा रही थी, लेकिन उसके अलावा चारा भी कोई नहीं था। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 5 बज रहे थे। मसाजिद से अजान की मुकद्दस आवाजें बुलंद होने लगी। लारी अड्डे से मुल्हिका होटलों पर सुबह के नाश्ते की इश्तिहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। रास्ते में उस अस्पताल को मैंने दानिस्ता नजरअंदाज कर दिया जिसमें चचा फाजिल जेरे इलाज था। क्योंकि उसकी इंतजामिया हमारी वाकिफकार थी, वहाँ पर मैं किसी किस्म की धूस जमा कर अमजद का इलाज नहीं करवा सकता था। उसके अलावा भी शहर में 20 प्राइवेट अस्पताल मौजूद थे और आखिर एक मौजू दिखाई देने वाले अस्पताल के गेट की जानिब मैंने मोटरसाइकिल मोड़ दी। मैंने अस्पताल के बाहर लटकते हुए एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर डॉक्टर का नाम पढ़कर चौकीदार से पूछा, डॉक्टर खुर्शीद साहब मौजूद होंगे? उसने नफी में सर हिलाया। डॉक्टर साहब तो सुबह 10 बजे के बाद ही मिल सकेंगे।
अलबत्ता डॉक्टर साहब की भांजी डॉक्टर शहला बीबी अस्पताल में ही रात गुजारती हैं। इमरजेंसी की सूरत में वही मरीज चेक करती हैं। मैं मोटरसाइकिल गेट के साथ बनी पार्किंग में खड़ी कर दी। मैंने कहा शुक्रिया भैया, हम उसी से मिल लेते हैं, और मोटरसाइकिल गेट के साथ बनी पार्किंग में खड़ी कर दी। चौकीदार ने फकत सर हिलाने पर इक्तिफा किया था। मोटरसाइकिल लॉक करके हम अस्पताल के अंदरूनी जानिब बढ़ गए। रिसेप्शनिस्ट हमें टेबल पर सर टेक के सोया हुआ नजर आया। उसे नजरअंदाज करके हम पतली सी राहदारी में घुस गए, जिसके शुरू में डॉक्टर साहब के कमरे की जानिब रहनुमाई का बोर्ड लटका हुआ था। राहदारी का इख्तिताम डॉक्टर साहब के कमरे पर ही हुआ। वहाँ भी डॉक्टर खुर्शीद के नाम की तख्ती लटकी हुई थी। दरवाजे के बाहर एक बेंच भी पड़ी थी, मगर कोई चपड़ासी वगैरह मौजूद नहीं था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी, मगर अंदर खामोशी छाई रही। चंद सेकंड इंतजार करके मैंने दोबारा दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर कहीं जाकर दरवाजा खुला। खोलने वाली 25-26 बरस की खूबसूरत दोशीजा थी। डॉक्टर जैसा सकील लफ्ज उसके लिए बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। उसकी बजाय वो यूनिवर्सिटी की तालिबा दिखाई दे रही थी। हल्के आसमानी कलर के शलवार सूट के ऊपर उसने डॉक्टरों का आलमी सिंबल यानी सफेद कोट पहना हुआ था, जिसकी शिकने देखकर अंदाजा हुआ कि वो उसे पहने हुए सो रही थी। उसकी आंखें नींद का खुमार लिए हुए थी। मेरे जहन में किसी शायर का शेर गूंजा, उसकी आंखों में सुर्ख धागे हैं, रात किसके नसीब जागे हैं। इससे पहले कि उसके बाकी आज़ा को देखकर मजीद अशार का नजूल होता, वो अपनी दिलकश आवाज में मुस्तफसिर हुई। जी, मैंने कहा डॉक्टर साहिबा, हम माजरत खां हैं, इमरजेंसी में आपको जहमत देनी पड़ी। उसकी आवाज में हल्की सी नागवारी थी। बोली, मगर आप लोग बराह रास्त मेरे पास कैसे आ गए? सलीम कहाँ है? सलीम से शायद उसकी मुराद इस्तकबालिया क्लर्क था। मैंने जल्दी से वजाहत की, वो सोया हुआ था, हमने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। वो दरवाजे से पीछे हट गई, ये उसकी ड्यूटी बनती है। बहरहाल अंदर आ जाओ। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। वो एक शानदार ऑफिस था। कोने में सोफा सेट लगा हुआ था। शायद डॉक्टर अपने मेहमान वगैरह वहीं बिठा कर अटेंड करता था। सोफे के ऊपर पड़ी हुई जनाना शॉल और एक छोटा सा तकिया इस बात का गम्मास था कि वो डॉक्टर जिसका नाम चौकीदार ने शहला बीबी बताया था वहीं सोई हुई थी। डॉक्टर की कुर्सी संभाल कर उसने सामने पड़े बेंच की तरफ इशारा करके हमें बैठने का कहा। शुक्रिया कहकर हम दोनों इकट्ठे बैठ गए। हाँ क्या, ओहो, ये तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मसला पूछते पूछते अचानक उसकी नजर अमजद के बाजू की तरफ उठ गई और क्रीम कलर के कपड़े पर लगा हुआ खून वाज़े नजर आ रहा था। पट्टी खून से तरबतर हो गई थी। वो बेइख्तियार अपनी जगह से उठकर अमजद की जानिब बढ़ी। क्या हुआ इसे? मैं जवाबन बोला, गोली लग गई है। वो ठिठक कर रुक गई। क्या? सॉरी भाई, ये पुलिस केस है। मैं मुल्तजी लहजे में बोला, मिस प्लीज, आप तो पुलिस से वाकिफ हैं कि शरीफ शहरियों के साथ उसका बर्ताव कैसा होता है। वो बोली, सॉरी मिस्टर, ये मेरा दर्द सर नहीं है। वैसे भी शरीफ शहरी इन गोलियों वाले खाते में नहीं पड़ते। मैंने कहा, आप देख रहे हैं कि मेरा साथी काफी तकलीफ में है। पुलिस के आते आते इसका काम तो हो जाएगा, पहले ही काफी खून बह चुका है। वो हतमी लहजे में बोली, ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। मैंने उसे शराफत से मनाने के लिए आखिरी कोशिश की। डॉक्टर साहिबा, मैं मुंह मांगा मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। वो तलखी से बोली, मिस्टर, मेरा ख्याल है तुम बेइज्जत होना चाहते हो। आपको एक मर्तबा कह दिया कि इस क्लिनिक में पुलिस केस पुलिस की मर्जी के बगैर हैंडल नहीं किया जाता, तो आपको समझ जाना चाहिए। मैं खड़ा हो गया, आपको भी समझना चाहिए। वो हैरानी से बोली, क्या? मैंने कहा, यही कि आप जवान हैं और शायद कुंवारी भी हैं, जबकि मैं अपने साथी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो आप शायद किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहें। ये अल्फाज कहते हुए मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। मेरी बात सुनते ही उसके खूबसूरत रुख पर छाई बेजारी खौफ से बदल गई। वो गैर महसूस अंदाज में दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने जस्त लगाकर उसकी पेशकदमी को रोका और उसके मुलायम बाजू से पकड़कर झटका देते हुए बोला, मैं धमकी नहीं दे रहा, अपने कहे पर अमल करके भी दिखा सकता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अचानक अमजद बेंच से उठकर हमारी तरफ बढ़ते हुए बोला, जानू गंदे, क्या कर रहे हो? ये डॉक्टर है, अवाम की खिदमतगार, छोड़ो इसे। उसने मेरी छाती पर हाथ रख कर पीछे की तरफ धक्का दिया। अगर मैं 3-4 घंटों में नहीं मरा हूँ तो मजीद 3-4 घंटे भी गुजार लूंगा। मैंने डॉक्टर का बाजू छोड़कर उसे कुछ कहना चाहा, मगर उसने कता कलामी की, छोड़ो अगर मगर को, चलो बाहर। और सॉरी मिस, इस गधे की तरफ से मैं माफी का खास्तगार हूँ, हो सके तो हमें माफ कर देना। ये कहकर उसने मेरा बाजू पकड़कर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। उसके माथे पर चमकता हुआ पसीना, गर्म हाथ और लड़खड़ाते कदम इस बात के गम्मास थे कि वो सख्त तकलीफ के साथ साथ बुखार में भी मुब्तला था। मैंने भी बादले नखास्ता उसके हमरा कदम बढ़ाए। पिस्तौल वापस जेब में डालकर अपना बाजू अमजद की कमर में उसे सहारा देने के लिए डाल लिया। अमजद की झिड़की सुनकर मैंने दानिस्ता डॉक्टर शहला की जानिब देखने से गुरेज किया था।
हम बमुश्किल दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि उसने आवाज दी, सुनिए। मैंने रुक कर उसकी जानिब देखा। वो नजरें झुकाते हुए बोली, इसे ले आओ, मैं देख लेती हूँ। गैरत का तकाजा तो यही था कि मैं उसकी पेशकश को ठुकरा देता। एक दफा वो हमें धुतकार चुकी थी, मगर मसला अमजद का था। अगर उसकी जगह मैं खुद होता तो शायद वापस न पलटता। अपनों की तकलीफ इंसान को अपनी जात की तकलीफ से ज्यादा घायल कर देती है। मुझसे अमजद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। अमजद मेरे मिजाज से खूब वाकिफ था। मुझे रुकते देखकर बोला, जानू रुकने की कोई जरूरत नहीं, शहर में बीसीओ क्लिनिक मौजूद हैं, हमें इसकी हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए। मुझे पता था कि वो ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहा था और अपनी झूठी अना की खातिर मैं उसे ख्वार नहीं कर सकता था। मैंने कहा, नहीं माजे, मैं तेरी फजूल बात नहीं मान सकता। ये कहकर मैंने उसे बाजू से पकड़कर कमरे की जानिब खींचा और वो गोया बादिल नाखास्ता मेरे साथ चल पड़ा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर शहला के चेहरे पर नदामत के आसार हवैदा हो गए थे और इस आलम में वो पहले से भी ज्यादा दिलकश लगने लगी। अमजद के बेंच पर बैठते ही उसने पूछा, गोली बाजू के अंदर है या? मैंने कहा, जी बाजू के अंदर ही है। वो बोली, इसका मतलब है ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लीज इसे अंदर ले आओ। उसने दफ्तर से मुल्हे का एक कमरे का दरवाजा खोला जो शायद ऑपरेशन रूम था और अंदर जाकर मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। वो वाकई एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था। कमरे के वस्त में बने हुए ऊंचे से बेड पर अमजद को लेटा कर मैं उसकी जानिब मुतवज्जे हो गया। वो बोली, अभी आप बाहर तशरीफ ले जाएं और दफ्तर में बैठकर मेरा इंतजार करें। मैंने कहा, अगर मैं आपका हाथ बटा सकता। वो कता कलामी करते हुए बोली, मैं नर्स को बुला लेती हूँ। और मैं इस बात में सर हिलाता हुआ ऑपरेशन थिएटर से निकल आया। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।